आईटी कंपनीज के अंदर एक काफ़ी अंडररेटेड प्रोफाइल है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जब भी आप लोग एक सॉफ्टवेयर कंपनी या फिर आईटी कंपनीज के बारे में बातें करते हो तो कौन सी जॉब्स आपके ध्यान में आती हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स भी ध्यान में आ जाते हैं, एचआर भी, मार्केटिंग भी। सबसे लास्ट में आपको ध्यान आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल। ऐसा क्यों? क्या इसके अंदर स्कोप कम है? क्या इसके अंदर पैसा कम है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है? ये सारे के सारे पॉइंट्स तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट पहले कुछ जेनरिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये, मैं तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में क्या पता? जैसा कि आपको आपके फैमिली के मेंबर्स के बारे में पता होता है, वैसे ही हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल के बारे में पता है। क्यों? जब भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक टीम होती है, एक प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसके अंदर टेस्टर भी होते हैं, उसके अंदर मार्केटिंग वाले लोग भी होते हैं, उसके अंदर डेवलपर्स भी होते हैं। सो जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको टेस्टिंग के लिए ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल होता है, तो हम उनसे काफ़ी क्लोजली काम करते हैं, उनकी प्रोफाइल के बारे में हमें अच्छे से पता होता है। और वैसे भी जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मैंने काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस करे जो मेरे टीम के अंदर 2-3 टेस्टर हैं उनसे, सो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। सो ये तो होगा कि मैं किस तरीके से आपको बता सकता हूँ इस प्रोफाइल के बारे में। सो ये एक आई थिंक सेटिस्फैक्ट्री आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, ये वीडियो हम बना क्यों रहे हैं? हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में कोई वीडियो क्यों नहीं बना रहे? रीज़न इसका ये है कि बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं या फ्रेशर होते हैं या फिर कॉलेज के अंदर हैं या फिर जो लोग कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं या फिर एक जॉब के बारे में देख रहे हैं, उनको इस प्रोफाइल के बारे में या तो कंप्लीट नॉलेज नहीं होती या फिर वो इस प्रोफाइल के बारे में कभी सोचते ही नहीं है कि यार ये भी हमारे पास एक करियर ऑप्शन हो जाता है। इवन जब मैं कॉलेज के अंदर था तो हमें ये दिखता था कि या तो कोई मार्केटिंग के अंदर जा रहा है या फिर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जा रहा है। टेस्टिंग के अंदर हमने कभी कोई सुना ही नहीं कि कोई टेस्टिंग प्रोफाइल के अंदर भी कोई बंदा अभी जॉब कर रहा है। इवन कुछ लोग जॉब कर रहे होते थे बट हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन तो ये मैं काफ़ी साफ शब्दों में बता देता हूँ आपको, बाकी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल के बारे में आपको नॉलेज देना, ये कैसा करियर है, क्या इसके अंदर स्कोप है, यही सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन करें ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है, उसके बाद में इसका करियर पाथ क्या होता है। कि जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, पहले वो जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, फिर सीनियर बन जाता है, फिर कंसल्टेंट बन जाता है, लीड बन जाता है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का करियर पाथ एक बनाती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं? आपने 7-8 साल 10-12 साल काम कर लिया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल के अंदर, तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कहाँ से आपके पास अच्छा पैसा, एक अच्छा लाइफस्टाइल आ सकता है, कहाँ कहाँ आपके करियर के अंदर मोड़ आ सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। क्या एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं है, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं और भी पॉइंट्स बताऊंगा, बट थोड़ा सा हम लोग कंपेयर भी करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ में। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मान लीजिए आपके पास अभी के लिए 2 ऑप्शन है, एक 2 जॉब्स भी हैं आपके पास, या फिर 2 ऑप्शन है कि सॉफ्टवेयर आपको टेस्टिंग के अंदर जाना है या फिर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। 2 ऑप्शन है, तो आप कौन सा चूज़ करोगे, वो वाली बात भी करेंगे। और स्टिल अगर दोनों चूज़ ना भी करने हो तो क्या एक अच्छा करियर ऑप्शन है या नहीं है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर बात करेंगे सैलरी की, स्कोप की, कि कितनी सैलरी मिलती है, कितना स्कोप है। देखो, अगर सैलरी अच्छी नहीं है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पहली बात तो जॉब करने में मज़ा नहीं आता, और अगर आप लोग आईटी सेक्टर के अंदर रह के भी एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जी पा रहे हो, तो सीरियसली वैसी जॉब करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो फिर इससे कुछ और ही जॉब कर लो, राइट, इससे अच्छा एक शॉप खोल लो। ये चीज़ें इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल होती क्या है। देखो, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आपको 2 प्रोफाइल्स मिलेंगी ऐसा, एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है, एक क्यूए एनालिस्ट होते हैं। क्या ये अलग अलग है? देखिए, अगर मैं इसको डिटेल में बताने लग गया तो ये एक अलग से ट्यूटोरियल बन सकता है। मोटा मोटी कह सकते हो कि ठीक है 5 to 10% डिफरेंस होता है, बट ऑलमोस्ट सेम होती हैं, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पे क्यूए और टेस्टर दोनों को एक ही मान के चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। और मैं अगर एक प्रोफाइल पे मान लीजिए फोकस करूँगा टेस्टिंग या फिर क्यूए के ऊपर, और बाद में आपको कुछ और ऑप्शन मिल गया तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जी हाँ, क्यूए और टेस्टिंग टीम सेम होती है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर आप लोग क्यूए और टेस्टर, ऐसा नहीं है कि बस सॉफ्टवेयर लाइन के अंदर होते हैं, वो हार्डवेयर लाइन के अंदर, सिविल, मैकेनिकल, हर जगह पे होते हैं। वहाँ पे क्वालिटी एनालिस्ट और
टेस्टर दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। बट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर ये ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये वीडियो QA और टेस्टर दोनों के लिए है। सो पहला क्वेश्चन आता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल होती क्या है, ये लोग करते क्या है। एक हमने प्रोडक्ट बना दिया, सॉफ्टवेयर बना दिया, तो उसके बाद में उसको चेक करना पड़ता है कि ये परफेक्टली काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके अंदर कुछ बग्स वगैरह तो नहीं है, एरर वगैरह तो नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छा है, अदरवाइज मैं आपको एक और बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि एक ऑटोमेकर कंपनी है, वो अपनी गाड़ियाँ बनाती है। तो जब वो गाड़ी बना देगी तो क्या डायरेक्टली वो एक लोगों को गाड़ियाँ दे देगी कि ले जाओ? जी नहीं, वो गाड़ी बनाने के बाद उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करती है कि जो हमने गाड़ी बनाई है ये इसका प्रॉपरली इंजन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी जो अलग अलग कंपोनेंट्स है, चाहे वो ब्रेक हो या फिर क्लच हो, गियर बॉक्स हो, हर चीज़ तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कितनी दिन तक चलेगी, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, माइलेज वगैरह सही दे रही है कि नहीं दे रही है, सिक्योरिटी वगैरह कितनी है, एयर बैग ओपन हो, ये सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से जब एक प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको बाद में टेस्ट करा जाता है कि इसके और अच्छे से लॉगिन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए मैं अगर फेसबुक की टेस्टिंग कर रहा होता या फिर ऐसी कुछ साइट की टेस्टिंग कर रहा होता तो कैसे करता? सबसे पहले लॉगिन चेक करता, साइन अप चेक करता, पोस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इमेज अपलोड हो रही है कि नहीं हो रही है, कंटेंट प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कलर्स वगैरह प्रॉपर लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, ऐसी चीज़ें। और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, सारे केसेस हम डिस्कस नहीं करते हैं यहाँ पे, कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसी हम लोग एक सॉफ्टवेयर की भी टेस्टिंग करते हैं। तो क्या टेस्टिंग हर चीज़ की होती है, मोबाइल एप्लीकेशन और विंडोज़ एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन? जी हाँ, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा हुआ सॉफ्टवेयर हो, हर जगह एक प्रॉपर टेस्टिंग होती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर जो टेस्टर होते हैं वो एक बेसिकली सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कितने टाइप के होते हैं। देखो, टाइप तो इसके अंदर दो होते हैं, बट एक जो टेस्टर होता है वो दोनों तरीके से भी काम करता है। एक होता है मैनुअल टेस्टिंग, एक होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। बट जो मैनुअल टेस्टिंग करते हैं वो ऑटोमेशन टेस्टिंग करें या ना करें वो कोई जरूरी नहीं है, बट जो ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं वो मैनुअल टेस्टिंग डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एक मैनुअल टेस्टर होते हैं, एक ऑटोमेटर टेस्टर होते हैं। तो अब बोलोगे में डिफरेंस क्या है? जो मैनुअल टेस्टिंग होती है ना, मान लीजिए कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है या फिर एक विंडोज़ एप्लीकेशन है, वेबसाइट ही मान लेते हैं, फेसबुक ही मान लेते हैं, थोड़ा सा और इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। फेसबुक की टेस्टिंग करते हैं। मैनुअल टेस्टर क्या करेगा? हर एक चीज़ को टेस्ट करेगा मैनुअली, कि फोटो अपलोड करके देखेगा, उसके बाद में उसको रिफ्रेश करके देखेगा, लॉगिन करके, लॉग आउट करके, और पोस्ट डाल के, लाइक करके, कमेंट करके, ये सारी चीज़ें देखेगा। बट ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या होता है, वो लोग थोड़ी स्क्रिप्ट कर देते हैं, थोड़ा कोड कर देते हैं, और वो कोड अपने आप टेस्टिंग करता है। जी हाँ, वो अपने आप इमेज को अपलोड करता है, वो अपने आप लाइक्स करता है, कमेंट्स करता है, लॉग आउट करता है, साइन अप करता है, सारी चीज़ें वो अपने आप ही करता है। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस हो गया मैनुअल टेस्टर और ऑटोमेटेड टेस्टर के ऊपर। अब आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि अच्छा, तो इन दोनों की सैलरी भी अलग अलग होगी? जी हाँ, एक जो मैनुअल टेस्टर होता है और एक ऑटोमेशन टेस्टिंग करता है, दोनों की सैलरी अलग अलग हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हो ही हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो डेवलपर ऑटोमेशन करता है, कोडिंग से टेस्टिंग कर सकता है, वो डेफिनेटली मैनुअल टेस्टिंग भी कर सकता है, ठीक है। सो इसीलिए कई बार जो सैलरी है थोड़ा बहुत उसके अंदर फ़र्क हो जाता है, और डिटेल में जब वो सैलरी वाला पार्ट आएगा आपका तो मैं उसके अंदर आपको डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है कि करियर पाथ क्या है। देखो, मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की प्रोफाइल बताता हूँ। सबसे पहले वो एक ट्रेनी होता है, ट्रेनी के बाद में वो एक जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनता है, उसके बाद वो सीनियर बनता है, कंसल्टेंट बनता है, उसके बाद में वो लीड बनता है, उसके बाद में वो मैनेजर बन सकता है, या फिर वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बन सकता है, उसके बाद में वो CTO बन सकता है। ये इसकी प्रोफाइल्स बनती हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से सबसे पहले सॉफ्टवेयर एनालिस्ट भी ट्रेनिंग होती है, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग, अब आप बोलोगे उसमें ट्रेनिंग में क्या होता है, उसके अंदर तो बस एक सॉफ्टवेयर टेस्ट ही तो करना होगा? जी नहीं, उनको ऑटोमेशन के बारे में बताया जाता है। टेस्टिंग के बहुत सारे टूल्स होते हैं अपने आप में, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं उनको कि किस तरीके से वो टूल्स वगैरह यूज़ करने हैं ताकि आप इजीली टेस्टिंग कर पाओ। टेस्ट केसेस लिखने होते हैं। हाँ, टेस्ट केस एक रियली इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आपको जस्ट इस पॉइंट के बारे में बताऊंगा, ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, टेस्ट केसेस लिख लेता हूँ मैं।
ठीक है, तो वो कैसे लिखने होते हैं उनके बारे में उनको ट्रेनिंग में बताया जाता है। उसके बाद में वो जूनियर टेस्टर बनते हैं। उसके अंदर वो बेसिकली ज़्यादातर वो मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट केसेस शायद वो नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब वो सीनियर होते हैं उसके बाद भी टेस्ट केसेस लिखते हैं। होते क्या मैं आपको बताऊंगा। तो जूनियर के बाद में वो जूनियर टेस्टर भी बोल देते हैं और उनको जूनियर क्वालिटी एनालिस्ट भी बोल देते हैं, या फिर उनको क्वालिटी एनालिस्ट भी बोल देते हैं। उसके बाद वो सीनियर क्वालिटी एनालिस्ट बनते हैं, बाद में वो क्वालिटी लीड बनते हैं। जी हाँ, इनकी भी एक टीम होती है। ऐसा नहीं है कि जब एक टेस्टर एक टीम के अंदर एक मैनेजर है वो डायरेक्टली बोल देता है कि भाई टेस्टिंग कर लो। इनकी एक अलग से टीम भी होती है, इनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होती है, इनके बहुत सारे सर्टिफिकेशंस वगैरह भी होते हैं। और उसके बाद में आप एक क्वालिटी एनालिस्ट मैनेजर भी बन सकते हो। और भी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको जस्ट अ मोमेंट में बताऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर और ऑप्शंस हो सकते हैं, कि आप कहाँ कहाँ और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। 10-12 साल आपने काम कर लिया टेस्टिंग के अंदर, वो बताऊंगा मैं आपको। बट सबसे पहले टेस्ट केसेस के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लोगों को ऐसा ही लगता है कि जो एक सॉफ्टवेयर टेस्टर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बस मैनुअल टेस्टिंग कर देते हैं और बोल देते हैं कि ये देखो जी, ये चीज़ सही से काम नहीं कर रही, ये चीज़ फट गई यहाँ पे और इसको ठीक करके दो। डेवलपर को ऐसा बोल देते हैं। जी नहीं, इनका एक और काफ़ी दिमाग वाला काम होता है, वो होता है टेस्ट केसेस लिखना। आप बोलोगे टेस्ट केसेस क्या? एक एप्लीकेशन किस किस तरीके से ब्रेक हो सकती है, उसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोलते हैं। मान लीजिए कि आप एक एप्लीकेशन के ऊपर साइन अप कर रहे हो, तो किस किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। आप गलत ईमेल डाल के, गलत यूज़र नेम डाल के, बिना पासवर्ड डाले, बार बार साइन अप के ऊपर क्लिक करके, ये सारे सारे केसेस चेक करने पड़ते हैं ना। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छा, अदरवाइज मैं आपको एक और सिनेरियो बताता हूँ। मान लीजिए कि भाई ऑटोमेकर वाला एग्जांपल लेते हैं, वहाँ पे टेस्टिंग चल रही है, तो उसके अंदर टेस्ट केसेस क्या क्या बनेंगे। इंजन के ऊपर लेते हैं, सबसे पहले इंजन के टेस्ट केसेस क्या क्या बन सकते हैं। इंजन को लगातार 10-15 घंटे अगर चालू रखते हैं, ऑन रखते हैं, तो वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये उनके लिए टेस्ट केस बना के रख लेते हैं कि ये हमें इंजन के साथ में टेस्ट करना है। उसके बाद में अगर एक इंजन को मैं 70 या 80 या फिर 100 डिग्री के ऊपर लेके जाऊँ, तो वो बाद में स्टार्ट होगा या नहीं होगा, वो उसका दूसरा टेस्ट केस हो गया। तीसरा टेस्ट केस वो लिखेंगे कि अगर मैं बहुत ही ज़्यादा ठंड के अंदर 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर इंजन को स्टार्ट करता हूँ तो क्या होता है। अगर इंजन को मैं बार बार 100 बार स्टार्ट करूँगा, बंद करूँगा, ऑन करूँगा, ऑफ करूँगा, ऑन करूँगा, ऑफ करूँगा, तो परफेक्टली काम करेगा या नहीं करेगा। एक इंजन के ऊपर जब हम एक उसको गाड़ी के अंदर फिट करते हैं, उसके ऊपर ओवरलोडेड कर देते हैं, तो वो किस तरीके से काम करता है। तो ये उसके टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं जो कि हर बार परफॉर्म करने जरूरी होते हैं। सेम इसी तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी पहले टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं कि जब एक सॉफ्टवेयर बनेगा तो पहले देखा जाता है कि क्या सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसमें टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं। अब मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मान लीजिए एक पोस्ट है और उसकी मुझे टेस्ट केसेस लिखने, तो मैं किस तरीके से लिखूँगा। फेसबुक पोस्ट है, सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा कि मैं अगर एक बटन को 50 बार लाइक कर दूं तो एक ही बंदे के 50 लाइक तो नहीं हो जा रहे। जब एक बंदा लाइक कर दे बाद में उसको हटाएगा तो लाइक अनलाइक होना चाहिए। फटाफट से जल्दी जल्दी करूंगा तो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। और बाद में जब मैं उसके ऊपर कमेंट कर रहा हूँ तो क्या वो कमेंट प्रॉपरली आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि जो पहले कमेंट करा वो बाद में आ रहा है, जो बाद में कमेंट करा वो पहले आ रहा है। एक कमेंट की लेंथ कितनी है, अगर मैं मान लीजिए कि 1 लाख कैरेक्टर्स डाल देता हूँ तो क्या वो काम करेगा कि नहीं करेगा। उसके अंदर इमेज अपलोड वगैरह काम करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सारे के सारे टेस्ट केसेस बनते हैं जो कि एक टेस्टर को लिखने पड़ते हैं ताकि एप्लीकेशन की क्वालिटी अच्छी हो, एप्लीकेशन कहीं ब्रोक ना हो। ठीक है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। इसीलिए सॉफ्टवेयर टेस्टर की जॉब इजी नहीं होती। अगर किसी को लग रहा हो तो कि नहीं ये तो बच्चों का खेल है, ऐसा कुछ नहीं होता। सीरियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। जो मैंने आपको पॉइंट बताया अभी के लिए टेस्ट केसेस वाला, इसकी इंपॉर्टेंस समझो। इससे आप जब मान लीजिए कि आपको 7-8 साल हो चुके हैं काम करते हो, आपने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करी, तो आपको पहले से आइडिया हो जाता है कि जब एक सॉफ्टवेयर बन रहा है तो उसके अंदर में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर टेस्ट केसेस बन सकते हैं, क्या उसका एक कंप्लीट फ्लो हो सकता है। राइट, तो काफ़ी आइडिया आ जाता है उसको। उसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर टेस्टर होते हैं वो बिजनेस डेवलपर भी बनते हैं। उसके बाद में वो जो टीम मैनेजर होते हैं ना, टीम मैनेजर भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वही टीम मैनेजर बनते हैं। टेस्टिंग टीम से भी जो मैनेजर्स होते हैं, टीम को मैनेज करते हैं, वो बनते हैं। सीनियर मैनेजर भी बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक और चीज़ मान लीजिए, हाँ एक चीज़ मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो बाहर जाने का यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अब्रॉड जाने का ऑप्शन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा ऑप्शन होता है चूहे के पास। अगर मैं बात करूँ हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ की, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंडिया, पाकिस्तान,
नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश। तो हमारा एक बड़ा ड्रीम होता है कि हम लोग ऑन साइट जाके काम करें, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, जिन कंट्रीज़ के लिए हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहाँ पे जाके उन कंपनीज़ के लिए काम करें। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बट जो सॉफ्टवेयर टेस्टर होते हैं ना, क्वालिटी एनालिस्ट होते हैं, उनको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। जब उनको 7-8 साल एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनको बुलाया जाता है कि ठीक है अभी हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इसके अंदर बताओ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पहले बताओ, ताकि हम लोग जब एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्ट बनाएं तो उसके अंदर कोई दिक्कत ना आए। इसके टेस्ट केसेस पहले से बना के रखो, इसका फ्लो हमें अच्छे से करवाओ। तो टेस्ट केसेस जो टेस्टर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं अब्रॉड ऑन साइड काम करने के, ठीक है। एक ये अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। और जैसे मैंने आपको बताया वो बिजनेस डेवलपर भी बन सकते हैं, मैनेजर्स वगैरह भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं लग रहा कि अगर कोई ये कह दे कि नहीं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली सॉफ्टवेयर डेवलपर के इक्वल होती हैं, फिर एक दो जगह पे ज़्यादा ही होती हैं, कम नहीं होती हैं, ठीक है। अब ये भी चीज़ आ गई। अब हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन की, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर टेस्टर के बीच में। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सैलरी की सबसे ज़्यादा, और मैं डिटेल में बताऊंगा, बट कंपैरिजन कर रहे हैं थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सैलरी सॉफ्टवेयर डेवलपर की ज़्यादा होती है। आप बोलोगे नहीं ऐसा तो नहीं सुना, और बहुत सारी वीडियोज़ हमने देखी हैं उनके अंदर बोलते हैं कि सैलरी इक्वली होती है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। लोग अपनी वीडियोज़ के अंदर बोल देते हैं ताकि कोई टेस्टिंग टीम वाला आके उसको डिसलाइक ना करे, अपनी, ताकि सबको वो खुश रख पाएँ, वो इक्वल ही बोलते हैं, ऐसा होता है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर टेस्टर की सैलरी थोड़ी कम होती है। हाँ, एक चीज़ और है, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह पे होते हैं, आपको मिल जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास 100 टेस्टर हैं और 100 डेवलपर हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे जस्ट 10 टेस्टर की सैलरी ज़्यादा हो। बट अगर मैं 90 की बात करूँ तो यहाँ पे 90 डेवलपर की सैलरी ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू टेस्टर। एक्सेप्शनल केस होते हैं, आपको 2-4 केस मिल जाएंगे यहाँ पे, उसके मैं रीज़न भी दूंगा आपको कि क्या रीजंस होते हैं, ठीक है, आप वेट करो। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो ये होता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली सॉफ्टवेयर डेवलपर ही विन विन सिचुएशन में रहता है। अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैं अब्रॉड जाने की बात करूँ तो टेस्टिंग टीम के पास ज़्यादा रहती हैं, तो यहाँ पे क्यूए या फिर आप कह सकते हो टेस्टिंग टीम विन विन सिचुएशन के अंदर है। अच्छा, अब आप एक चीज़ ऐसा होता है, बोला जाता है कि कोडिंग तो जो स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं वो तो टेस्टर भी लिखते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर लिखते हैं, नो डाउट, बट जस्ट 5-10% सॉफ्टवेयर टेस्टर ही होते हैं जो एक्चुअल में ऑटोमेशन करते हैं। बाकी तो या तो बस नाम के होते हैं, थोड़ी बहुत सीख लेते हैं, या फिर उनको एक्चुअल में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब ज़रूरत नहीं क्यों नहीं पड़ती, उसका मैं आपको रीज़न दूंगा। तो जो कोडिंग होती है वो टेस्टर ना के बराबर करते हैं, 5-10% ही ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। इवन मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मेरी लाइफ के अंदर, पूरी लाइफ के अंदर मुझे जस्ट 2 डेवलपर्स मिले हैं, 2 टेस्टर्स मिले हैं जो कि ऑटोमेशन टेस्टिंग करते थे। बाकी प्रोजेक्ट में ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शायद वो कर सकते थे अगर उनको ऑप्शन होता, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी। आप बोलोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑटोमेशन टेस्टिंग की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो सैलरी ऑब्वियसली डेवलपर की ज़्यादा होती है, अपॉर्चुनिटीज टेस्ट के पास ज़्यादा होती हैं। और अगर आप बात कोडिंग की करते हो तो कोडिंग नो डाउट यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास ही ज़्यादा होती है। और एक चीज़ होती है, चैलेंजेस किसके पास ज़्यादा होते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि उसको ऐसे टास्क करने पड़ते हैं जो हर बार नए होते हैं। कोडिंग इज़ नॉट यू कैन से दैट कप ऑफ टी, राइट। सीरियसली इसके अंदर काफ़ी मेहनत लगती है। तो क्या आप टेस्टिंग ईजी है? टेस्टिंग भी ईजी नहीं है, बट आप टेस्टिंग को ईजिली समझ सकते हो। लेकिन टेस्टिंग के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बड़ी होती है। एक डेवलपर काम कर रहा है, कुछ बग आ गया तो कोई बात नहीं, अब जब कोई डेवलपमेंट करेगा उसके अंदर बग आएंगे ही आएंगे। एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहा है, उसके बाद में बग आ गया, तो फिर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि तुम्हारा तो काम ही बग को रोकना है, फिर कैसे बग आ गई? तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। एक चीज़ और, सॉफ्टवेयर डेवलपर और टेस्टर की कभी नहीं बनती एक टीम के अंदर। हम लोग हमेशा इसी बात पे फाइट करते रहते हैं। हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ फीचर है, और टेस्टिंग टीम वाले बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, इसको ठीक करके दो। दोनों जगह ही दोनों ही लोग ठीक होते हैं कई बार, और कई बार एक लोग भी ठीक होता है, वो एक अलग चीज़ होती है। हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि जो आपने, जब हमें टास्क दिया गया, हमको स्टोरीज मिलती हैं करने के लिए, उसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि जो जो चीज़ मेंशन है हम वही चीज़ें कर रहे हैं। बट
टेस्टर हमेशा सजेशंस लेके आते हैं, बिकॉज उनका काम होता है ये चीज़ कि सजेशन एक एप्लीकेशन को बेटर कैसे बना सकते हैं। तो हमेशा सजेशंस देते हैं, इसके अंदर ऐसा कर दो, इसको थोड़ा सा और अच्छा कर दो, इसकी स्पीड अच्छी कर दो, या अच्छे से दिख नहीं रहा है इसको और अच्छी वैलिडेशंस लगा दो, ऐसी चीज़ें लेके आते रहते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और उसकी बहुत ही कम बंदियाँ कई बार झगड़े हो जाते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। तो ठीक है, सो ये एक बीच में कंपैरिजन हो गया। अच्छा, अब एक बात आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया सैलरी की। सो सैलरी, एक टेस्टर की सैलरी क्या होती है और डेवलपर की सैलरी क्या होती है, उससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि जो ऑटोमेशन कम करते हैं, क्यों करते हैं, ज़्यादा ऑटोमेशन क्यों नहीं होती है। देखो, जब एक प्रोडक्ट बन रहा होता है ना, तो आप टेस्टिंग किस तरीके से करते हो। सिंपल एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। मान लीजिएगा आपको ऑटोमेशन करनी है, तो आपको नोड्स पकड़नी होती हैं टेस्टिंग के अंदर कि ये नोड हो गया, एक बटन हो गया, उस बटन के ऊपर क्लिक करेगा, उसके बाद में नेक्स्ट वाले पेज पे जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 2-3 वैल्यू फिल करेगा, बाद में क्लिक करेगा तो साइन अप होगा। इस तरीके से हमें टेस्टर को स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। बट ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट चल रही होती है, तो ऑटोमेशन टेस्टिंग फेल हो जाती है। रीज़न क्या है इसका, डेवलपर चेंज करते रहते हैं, कई बार उन्होंने कलर चेंज कर दिया, कई बार बटन का नेम चेंज कर दिया, आईडी चेंज कर दी बार बार, तो उससे जो ऑटोमेशन होती है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो या तो ऑटोमेशन तब बनती है जब आपका एक प्रोडक्ट मेंटेनेंस में चला गया, कंप्लीटली एक प्रोजेक्ट बन गया है, अब ये चला गया मेंटेनेंस के अंदर, तो अब बोलते हैं कि ठीक है भाई, अब ऑटोमेशन कर दो, अब तो बस बहुत ही माइनर चेंज आने वाले हैं। जब एक फुल फ्लेज डेवलपमेंट चल रही होती है, तो ऑटोमेशन वहाँ पे कंप्लीटली वर्थलेस होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, इसीलिए बहुत सी कंपनीज ऑटोमेशन टेस्टिंग करवाती नहीं है। इवन एक्चुअली मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए काम करा है जो कि बिलियनर्स की फर्म है, उनका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, रीजन बिंग हमारे खुद के क्लोज होते हैं, हम लोग बता नहीं सकते कि हम लोग किस कंपनी के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो खुद ऑटोमेशन नहीं करवाते, वो खुद मैनुअल टेस्टिंग करवाते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, कल को इसका नाम वाम चेंज होगा, कुछ और चेंज होगा, तो ऑटोमेशन के ऊपर कौन मत्था मारेगा। ठीक है, इसीलिए ऑटोमेशन काफ़ी कम ही होती है, ज़्यादातर मैनुअल टेस्टिंग ही होती है। ऑल राइट, ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। बात करते हैं सैलरी की। ऑनेस्टली आप इंटरनेट के ऊपर चेक करना टेस्टर की सैलरी क्या होती है, आपको बोलेंगे एवरेज सैलरी 5 लाख। ऐसा नहीं होता। एवरेज सैलरी आप किस हिसाब से बेस कर रहे हो, फ्रेशर के हिसाब से, 4 साल एक्सपीरियंस के हिसाब से, 10 साल एक्सपीरियंस के हिसाब से, किस हिसाब से। आप बोलोगे कि हम लोग 4 साल मान लेते हैं, 4 साल के बाद में एक टेस्टर नहीं होता, वो लीड बन सकता है, हो सकता है वो मार्केटिंग के अंदर चला जाए, हो सकता है वो लीड कर रहा हो सकता है वो कुछ और काम करने लग जाए, तो वो नहीं होता। एग्जैक्ट कैटेगराइजेशन बताता हूँ। फ्रेशर के लिए जो सैलरी होती है टेस्टिंग के लिए 1.8 लाख पर मंथ, नहीं पर एनम, से लेके 3 लाख तक। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो 15 से लेके बेसिकली 25,000 के आसपास तक उसकी सैलरी बनती है फ्रेशर के लिए। जब उसको 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब उसकी सैलरी आ जाती है अराउंड 5 लाख, 5 to 6 लाख। जब वो 7-8 से 10 साल एक्सपीरियंस उसको हो जाता है, तब देखो, तब सैलरी डिपेंड करती है प्रोफाइल की। 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप 10 साल का एक्सपीरियंस के बाद अगर बिजनेस डेवलपर बन चुके हो, या फिर आप एक टीम को मैनेज कर रहे हो, या फिर आप लोग मार्केटिंग के अंदर चले गए, बिकॉज काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं टेस्टर के पास में, तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा वेरी करेगी। बट स्टिल आप 10 साल के बाद में पूछ रहे हो, तो अराउंड 15 लाख पर मंथ एक सैलरी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। सो डेवलपर की देखो, बाकी सारी चीज़ें आगे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, बट फ्रेशर एक डेवलपर की सैलरी 3 से 5 लाख होती है, और एक फ्रेशर टेस्टर की सैलरी होती है 1.8 to 3 लाख, यानी कि 18 से लेके, जैसे कि मैंने आपको बताया, 25,000 रुपये पर महीने तक होती है। कि इंडियन स्टैंडर्ड है, आपको चेक करोगे कि यूट्यूब या फिर कुछ कहीं और पे, तो आपको बेसिकली बताएंगे नहीं, स्टार्टिंग की सैलरी ही 30,000 रुपये होती है पर मंथ। बड़ी कंपनीज के अंदर होती है, वो भी बहुत ही रेयर केसेस के अंदर। जब आप फ्रेशर किसी स्टार्टअप के अंदर जाते हो एज ए टेस्टर, आपको 10,000 रुपये, 15,000 रुपये ही मिलते हैं। ट्रुथ है, चेक कर लेना, कॉल करके पूछ लेना किसी से भी। ठीक है, वैसे एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, टेस्टर्स, ये एक्चुअली एक सर्वे हुआ था, टेस्टर कभी अपनी सही सैलरी नहीं बताते, वो हमेशा थोड़ी सी बढ़ा के बताते हैं, पता नहीं क्यों, ये मैंने सुना। या तो वो डिस्क्लोज ही नहीं करते, डिस्क्लोज करते हैं, थोड़ी सी बढ़ा के बताते हैं कि यार नहीं, मेरे तो सैलरी इतनी है, मुझे तो इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन देखो, वैसे तो इक्वल ही चलती है, वही, या तो आप लोग बीटेक कर लो, बीसी या फिर एमसीए कर लो, 12th के बाद भी आप लोग टेस्टिंग कर सकते हो। बट अगर एक ग्रेजुएशन है आपके पास, तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल जाती हैं, आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं।
ठीक है, और इसके अंदर कुछ होता नहीं है। अब बात आती है कि मान लीजिए कि एक कंपनी के अंदर कितने डेवलपर्स, कितने टेस्टर चाहिए होते हैं। मोटा माटी अगर मैं आपको बताऊं, 5 डेवलपर के पीछे 1 टेस्टर होता है, 5:1 चलता है। मान लीजिए कि अगर आपके पास एक कंपनी के अंदर 5000 एम्प्लॉयज़ हैं, डेवलपर्स हैं 5000, तो उसके पीछे आपको 1000 क्यूए मिलेंगे। इससे कम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इससे कम नहीं मिलेंगे, बट इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, फैक्ट है। क्या अलग अलग टेस्टर होते हैं? टेस्ट मोबाइल डेवलपमेंट के लिए अलग से टेस्ट, वेब के लिए अलग से टेस्ट, और सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन होते हैं उनके लिए अलग से अलग होते हैं, कई बार अलग अलग होते हैं। बट यूजली क्या होता है कि टेस्टर को वेरिएशंस दी जाती हैं। सेम टेस्ट को बोला जाता है कि आप लोग मोबाइल भी टेस्ट करो, सेम को बाद में एक प्रोजेक्ट चेंज हो गया, बाद में बोल दे कि ठीक है टेस्ट केसेस लिखने आपको प्रोजेक्ट की समझ में है तो आप अभी के लिए वेबसाइट के लिए लिख दो, बाद में जस्ट एपीआईज के लिए टेस्ट केसेस लिख दो। इस तरीके से उनको बोल दिया जाता है। तो ये बेसिकली चीज़ हो जाती है। जब आपको 3 से 4 साल एक्सपीरियंस हो जाता है ना, उसके बाद आप टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट करते हो एक प्रोडक्ट के। जब फ्रेशर होते हो तब बेसिकली नहीं लिखते हो, बिकॉज तब आप सीख ही रहे होते हो, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि टेस्ट केसेस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। सो ये मोटा मोटी चीज़ें, अगर आपको लगता है कि कुछ मिस हो गया है तो आप अपने रिव्यूज़ भी दे सकते हो, और कमेंट्स के अंदर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन भी पूछ लो, कुछ और पॉइंट्स बताना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यही कहना चाहूँगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल कहीं से भी बुरा नहीं है, कहीं से भी इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं है। फ्रेशर के अंदर हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कम सैलरी मिले, बट जैसे ही आप लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, इवन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाएंगी। हेडेक थोड़ा कम होता है, ये चीज़ भी हमेशा ध्यान रखो आप। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं बट थोड़ा हेडेक भी कम होता है, बिकॉज आपको ये पता होता है कि ठीक है मुझे कल को ये चीज़ टेस्ट करनी है, मैं कर दूंगा। बट कभी भी आपको ये, आपके पास ये नहीं होता कि यार ये, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार ये चीज़ डेवलप नहीं हो रही, पता नहीं क्या सोल्यूशन होगा इसका, डेवलप होगी भी या नहीं होगी। टेस्टर के पास कभी ऐसा नहीं होता। टेस्टर के पास हमेशा एक चीज़ होती है, बस मुझे टाइम चाहिए, टेस्टिंग में डेफिनेटली कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। और देखो बहुत मेहनत लगती है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो के अंदर अपने कमेंट्स दोगे, और वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं 3-4 वीक्स ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ, और आने वाले टाइम के अंदर और भी ऐसी वीडियोस लेके आऊँगा। आप सजेशन भी दे सकते हो कि क्या आपको और वीडियो चाहिए, किसके बीच में कंपैरिजन चाहिए, किस प्रोफाइल के बारे में आपको पता करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।